Hi and welcome back. So today we are going to talk about food production and crop management जो कि क्लास 8th के सिलेबस में है और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बेसिक्स दैट इज़ एग्रीकल्चर क्या होता है। सो जो टर्म एग्रीकल्चर है वो दो लैटिन वर्ड से लिया गया है एगर जो कि फील्ड होता है एंड कल्चूरा जो कि कल्टीवेशन होता है। और एग्रीकल्चर का मतलब होता है हम जो है प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को सो दैट वो मैन के लिए यूज़फुल हो। ठीक है, इट्स द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हम ना कि सिर्फ प्लांट्स को ग्रो करते हैं, हम लोग एनिमल्स को जो है ब्रीड करते हैं। अगर हम हिस्ट्री के बारे में देखेंगे सो एग्रीकल्चर जो है वो वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स में जो है स्टार्ट हुआ था अराउंड नियोलिथिक एज, जो कि अभी वी कुड गो बैक टू 10,000 to 13,000 ईयर्स। तब वो स्टार्ट हुआ था ग्रेजुअली। और स्टार्ट जहाँ पे हुआ था ये रिवर्स के अराउंड था जहाँ पे सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती और इरिगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ होती लोगों को। तो वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर बेसिकली ओरिजिनेट हुआ। इंडिया की जो 70% पॉपुलेशन है वो अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल हर्ड, उतना दुनिया में और कहीं पे नहीं है। यहाँ का सबसे ज़्यादा एरिया जो है, लार्जेस्ट एरिया जो है, वहाँ पे वीट, राइस और कॉटन को कल्टिवेट किया जाता है। इनफैक्ट इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, पल्सेस जो कि दालें होती हैं, और मसालों का यानी स्पाइसेस। और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, फार्म्ड फिश एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों का, बोथ फूड क्रॉप्स भी और कैश क्रॉप्स भी। और ओवरऑल जो है इंडिया की सेकंड रैंक है पूरी दुनिया में इन फार्म आउटपुट, यानी कि यहाँ एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, लार्ज स्केल पे होता है। एग्रीकल्चर एक ऐसी टर्म है जो एक अम्ब्रेला टर्म है और इसके अंदर इसके बहुत सारे सेक्टर्स हैं। सो हमने एग्रीकल्चर को बहुत सारे फील्ड्स में डिवाइड किया गया है और इन सभी फील्ड्स जो है इनका क्यूमुलेटिव 70% हो जाता है जो पॉपुलेशन है इंडिया की जो इस पर डिपेंड करती है। सो इसमें पोल्ट्री आएगा, फिशरीज, एपिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब कुछ आप लोगों ने सुना भी होगा और ये सारा कुछ जो है इट कम्स अंडर एग्रीकल्चर। और इसमें बोथ प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दोनों की प्रोडक्शन और कल्टिवेशन होती है। Now there is one very important question जो कि है why is agriculture important, हमें किस चीज़ के लिए चाहिए ये। वो इसलिए चाहिए क्योंकि जो मैन है इट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर वेरियस नीड्स, क्योंकि इंसान की बहुत सारी नीड्स होती है। हमारा जो फैब्रिक होता है जो हमें डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है वो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है। हमारा वुड एंड टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस हमें इससे मिलता है। हमारा पेपर है, रबर है, हमारा फूड ऑब्वियसली हमें इन्हीं से मिलता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से ही मिलता है। और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भी इससे चलता है और एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए आपको चाहिए, बिकॉज एग्रीकल्चर फील्ड में एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। और इसके अलावा इससे हेल्प होती है वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस को कंट्रोल करने में, वो सॉइल हो, एयर हो। तो वो प्लांट्स जो फार्मर्स ग्रो करते हैं बहुत बड़े बड़े फील्ड्स में उनको हम जनरली क्रॉप प्लांट्स कहते हैं। और क्रॉप प्लांट्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स जो है वो जनरली वो वाले प्लांट्स होते हैं जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम फिर फीड करते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज़ में सो दैट हम रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो जनरेट करें। इसमें आपका कॉटन आएगा, बिकॉज कॉटन आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो। दे आर डिफरेंट बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन एक्सेट्रा। और फूड क्रॉप्स होते हैं वो वाले क्रॉप्स जो हम यूज़ करते हैं और वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट पल्सेस है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह है, वो सारा आपका फूड क्रॉप्स में आ जाता है। सो दीज वर टू ब्रॉड क्लासेस ऑफ क्रॉप प्लांट्स। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सारे क्रॉप्स जो है वो एक ही सेम सीज़न में ग्रो नहीं करते हैं, सबकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, सूटेबल क्लाइमेट चाहिए होता है। तो उस बेसिस पे हमारे जो क्रॉप्स हैं फूड क्रॉप्स, उनके 3 डिफरेंट क्लासेस होते हैं, खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो होते हैं जो हम यूजुअली मानसून के बिगिनिंग में सो करते हैं। ठीक है, ज़मीन में बीज जो है ज़मीन में डालते हैं अराउंड मई के टाइम पे। और इसमें इंक्लूड होता है पैडी, मेज़, बाजरा वगैरह। और इसका हार्वेस्टिंग सीज़न जो है वो सितंबर के 3rd वीक ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है एंड इट गोज़ इनटू दी अक्टूबर। और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हॉट वेदर चाहिए और रेनफॉल का अमाउंट
की वजह से इस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर कम हुआ तो ये अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। दूसरा हमारा राबी क्रॉप्स होता है और वो हम अक्टूबर नवंबर के अराउंड ग्रो करते हैं और वो हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग में और इनको विंटर क्रॉप्स कहते हैं। इनको इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है बिकॉज विंटर में उतना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होता इंडिया में। और इसमें इंक्लूड होता है वीट, ग्राम, बार्ली, पल्सेस, ये सारा कुछ। और ये रेनफॉल से उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर विंटर में थोड़ा बहुत प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली इस पर अफेक्ट हो जाएगा। इनके जर्मिनेशन के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए, तभी जाके ये अक्टूबर नवंबर में हम ग्रो करते हैं, लाइक सो करते हैं हम अक्टूबर नवंबर में। लेकिन फिर इनकी ग्रोथ के लिए कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। देन थर्ड आपका जाइद क्रॉप्स होते हैं जिन्हें हम समर सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं and these are grown between Kharif and Rabi season. That is, these are cultivated from March to June. इनके लिए comparatively warm, dry weather चाहिए when there is, not that much precipitation. Neither it's too cold और इनके लिए longer day length चाहिए for flowering purposes because March to June जो है दिन काफ़ी लंबे होते हैं। एंड इसकी एग्जांपल जाइद क्रॉप्स की एग्जांपल्स है क्यूकम्बर, पम्पकिन, टमेटोज, बिकॉज ऑल ऑफ दीज दे आर सोन ड्यूरिंग मार्च एंड इनका जो प्रोड्यूस होता है वो हमें अराउंड जून जुलाई में मिल जाता है। नाउ देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स जो क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं and we have generally categorized them into two types: genetic or internal factors और environmental और external factors। तो जो ये genetic factors होते हैं इसमें include होता है like आपके पास जो seed है उसकी quality कैसी है, if that plant or that seed जो है वो tolerant है to insects और pests और diseases, इन सब से वो tolerant है या नहीं है, resistance इनमें है या नहीं है, और उसके अलावा इनकी यील्डिंग एबिलिटी क्या है। बिकॉज सम सीड्स क्या होते हैं जब व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू दी प्लांट्स व्हेन दे ग्रो, कुछ प्लांट्स जो है उनका प्रोड्यूस काफ़ी ज़्यादा होता है, कुछ का उतना ज़्यादा नहीं होता, वो उतना ज़्यादा हमें प्रोड्यूस नहीं देते हैं। सो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है एंड ऑल ऑफ दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन दी जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, और ग्रेन्स की केमिकल कॉम्पोजिशन कैसी है, सो बेसिकली हमारा सीड कैसा है, हमारा प्लांट कैसा है, वो हमारा जेनेटिक फैक्टर होता है। दूसरा हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। जैसे मैंने कहा, अगर हम खरीफ क्रॉप्स को जो है अगर हमने उसको ग्रो किया अक्टूबर में और किसी ऐसी जगह पे ग्रो किया जहाँ पे रेनफॉल उतना ज़्यादा ना हो, तो वो वहाँ पे अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। सो जो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, इट इंक्लूड्स आर टेम्परेचर, इट इंक्लूड्स आर लाइक रेनफॉल, फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, हमारा टेरेन कैसा है, जियोग्राफी जो है वो भी हमें देख के चलना होता है, हम कौन सी चीज़ कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। देन अगेन सॉइल की प्रॉपर्टीज़ कैसी है, सॉइल वाटर कैसा है, सॉइल वेल एरेटेड है या नहीं है, इसमें इनफ अमाउंट ऑफ वाटर है या फिर ये ड्राई है, इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है, मिनरल्स जो है वो बराबर है या नहीं है, इसका पीएच सॉइल का बराबर है, ऑप्टिमम है फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स या नहीं है। सो ये सारा जो है ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। सो आज के वीडियो में हमने बेसिक चीज़ें जो है एग्रीकल्चर की वो कवर कर ली। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो 2020 स्टैट्स है। अकॉर्डिंग टू दैट, शुगर केन हैज़ बिन द most produced crop worldwide with 1.87 billion metric tons, and it's followed by maize जो produce हुआ है at 1.16 billion metric tons worldwide. So ये टॉप पे रहे हैं during 2020 and hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। See you again. Bye bye.